Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग लीलन के बारे में पढ़ेंगे। लीलन क्या है? तो लीलन एक रेशा है। कौन सा रेशा? तो ये प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक स्रोत से पाया जाने वाला एक रेशा है। तो प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक स्रोत से मिल रहा है तो इसका मतलब ये एक सेलुलोजिक रेशा है। पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है तो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे क्या होते हैं? सेलुलोजिक होते हैं। तो आज हम लीलन के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीलन का कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि उसकी जो खेती है किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम रेशे प्राप्त करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कौन कौन के स्टेप्स को चरण को फॉलो करके हमें रेशे प्राप्त होते हैं, तथा इस लीलन रेशे की विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि लीलन का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, रेशे किस प्रकार से बनते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लीलन का जो रेशा है उसको फ्लैक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको फ्लैक्स भी कहते हैं, लीलन को फ्लैक्स भी कहते हैं। और ये कहाँ से मिल रहा है? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यह प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होता है ना। और प्राकृतिक जगत के वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होने के कारण ये कैसा है? यह एक सेलुलोजिक रेशा है ना। यह एक सेलुलोजिक रेशा है। ठीक है, कहाँ से मिल रहा है? तो प्राकृतिक जगत के वनस्पति से प्राप्त हो रहा है। इस कारण यह क्या है? वनस्पति से प्राप्त होने के कारण ये क्या है? यह एक सेलुलोजिक रेशा है ना। और इसको क्या कहते हैं? इसके जो पौधे हैं, उसका जो पेड़ है, पौधा समझिए, पेड़ नहीं, पौधा जो है उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लेक्स कहते हैं। फ्लेक्स का पौधा, ठीक है। लीलन फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। फ्लेक्स के पौधे से तने से प्राप्त होता है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने जूट के बारे में पढ़ा था, है ना। पटसन के बारे में पढ़ा था। पटसन भी किससे प्राप्त होता था? तो पटसन भी स्टीम से यानी कि तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। हम लोगों ने प्राकृतिक रेशा में वर्गीकरण में देखा था कि जो प्राकृतिक जगत के जो वानस्पतिक स्रोत से पाए जाने वाले जो रेशे होते हैं उनका भी वर्गीकरण होता है, यानी कि वो सीड से भी प्राप्त होते हैं, यानी कि बीज से भी प्राप्त होते हैं, तने से भी प्राप्त होते हैं, और किसी पत्ती से भी प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार जो आपका फ्लेक्स है, जिसको हम लीलन कहते हैं, वो फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। और उस फ्लेक्स के पौधे के कौन से पार्ट से? तो तने वाले पार्ट से प्राप्त होता है ना। ये बीज से प्राप्त नहीं होता है, पत्ते से प्राप्त नहीं होता है, ये स्टीम से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। इतनी बात समझ में आई कि लीलन क्या है? तो लीलन क्या है? एक प्राकृतिक जगत का रेशा है और प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला रेशा है ना। प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त होने वाला रेशा है। इस कारण ये क्या है? ये एक सेलुलोजिक रेशा है। ठीक है, और इस जिस पौधे से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्स का पौधा कहते हैं, फ्लेक्स। ठीक है, और फ्लेक्स के पौधे से भी तने से प्राप्त होता है ना। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये कैसा दिखने में, कैसा रेशा होता है? तो ये दिखने में रेशा सूक्ष्म यानी कि बहुत महीन होता है, सूक्ष्म होता है, महीन होता है, आकर्षक होता है, इसमें बहुत अच्छी ग्रेस होती है। ठीक है, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत और कोमल रेशा है। इसी कारण लीलन का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है ना। लीलन का रेशा कैसा है? सूक्ष्म, महीन, आकर्षक, सुंदर, टिकाऊ, मजबूत रेशा है। और ये टिकाऊ मजबूत रेशा, इस कारण इसको हम कपड़े बनाने के यूज में लाते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पटसन के बारे में पढ़ा था कि पटसन कैसा है? चमक तो उसमें है लेकिन वो क्या है? वो कमज़ोर रेशा है और उससे हम कपड़े वो नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो कपड़े बनाने का जो प्रोसेस होता है, खिंचाव, तनाव, घर्षण सब सहना पड़ता है। तो कपास, वो आपका जूट जो होता है वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन लीलन में क्या होता है? लीलन से हम कपड़े बनाते हैं और लीलन से बहुत सारे वस्तु बनते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे आगे का हम पॉइंट देख लेते हैं। लीलन क्या है? तो लीलन को कहते हैं उस यूटेशियम नाम से भी जाना जाता है। लीलन को यूसिटेशियम नाम से भी जाना जाता है। लीलन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो मिस्र में सबसे पहले लीलन को देखा गया था। कहाँ? मिस्र में देखा गया था। लीलन की उत्पत्ति सबसे पहले मिस्र में हुआ था। मिस्र को लैंड ऑफ लीलन भी कहा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्र को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ लीलन। ठीक है, और इसको एक और किस नाम से जाना जाता है? तो यूसिटेशियम। यूसिटेशियम के नाम से भी जाना जाता है। लीलन को फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है और लीलन को यूसिटेशियम नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो इसकी उत्पत्ति मिस्र में हुई थी। ठीक है, मिस्र एक कंट्री है, मिस्र में इसकी हुई थी। और उसको मिस्र को क्या कहा जाता है? तो लैंड ऑफ लीलन कहा जाता है। समझ में आई बात?
यह एक ठंडा और ताजगी प्रदान करने वाला ड्रेस है, यानी कि इसको पहनने पे ठंडक महसूस होती है ना। जिस प्रकार कॉटन को पहनने में ठंडक महसूस होती है, हम लोग गर्मी में इजीली पहन लेते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, उसी प्रकार जो लीलन का रेशा है वो भी हमें कंफर्टेबल और ताजगी और ठंडक प्रदान करवाता है। तो ये ठंडक और ताजगी प्रदान करने के लिए लीलन क्या है, प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो इसे पवित्रता और शांति तथा वैभव एवं ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। लीलन के बारे में प्रचलित है कि इसको जो मिस्र के लोग हैं इसको बहुत पवित्र रेशा मानते हैं, ठीक है, पवित्र रेशा मानते हैं, और तथा शांति और वैभव का और ऐश्वर्य का प्रतीक, यानी कि जो इसको पहनेगा, जो लोग इसको पहनते हैं उसको कैसे होते हैं, वो बस संपन्न व्यक्ति होते हैं, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, तो इसको वैभव का प्रतीक भी माना जाता है, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, प्लस इसको शांति का प्रतीक माना जाता है, इसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। पवित्रता का मिस्र के जो लोग थे उसको पूजा पाठ में इस लीलन के वस्त्र का ही धार पहन के उसको पूजा पाठ करते थे, ठीक है। आगे और डिस्कस करेंगे हम कि लीलन के कपड़े को मिस्र में ममीज होती हैं, जो कि क्या ममीज मतलब कि जो मुर्दे होते थे पहले, अब तो वैसा कल्चर नहीं है, लेकिन पहले मुर्दों को लीलन के कपड़ों में ही लपेट के रखा जाता था, ठीक है, उसको ममीज कहा जाता है, मम्मी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूस में लीलन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर उत्पादन की दृष्टि की बात करें, उत्पादन के दृष्टिकोण से कहाँ उत्पादन होता है, तो रूस में, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्पादन लीलन का रूस में होता है, ठीक है। आयरलैंड में भी सबसे गुणवत्तापूर्ण लीलन पाया जाता है। देखिए उत्पादन कहाँ हो रहा है, तो उत्पादन हो रहा है आपका रूस में, और लेकिन गुणवत्ता क्वालिटी की बात करें तो लीलन की जो क्वालिटी होती है, बेस्ट क्वालिटी कहाँ मिलती है, आयरलैंड में। समझ में आई बात। रूस में क्या हो रहा है, रूस में उत्पादन हो रहा है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है, और आयरलैंड में क्या है, वो बेस्ट क्वालिटी का आपका लीलन पाया जाता है। जो आयरिश लीलन होते हैं अपने में अपूर्व सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अपूर्व मतलब बहुत ज़्यादा पूर्व, उससे ज़्यादा सुंदर कुछ नहीं है, ठीक है। अपूर्व का मतलब होता है उससे बेहतर कुछ नहीं है, मतलब जो आयरिस का जो लीलन है वो क्वालिटी में सबसे बेस्ट माना जाता है, और उस अपने पूरे सुंदर, इतना वो सुंदर होता है, इतना चिकना और मुलायम होता है कि पूरे वर्ल्ड में भर में आयरिस लीलन फेमस है। नेक्स्ट, भारत में लीलन के उपयोग के साक्ष्य बौद्ध काल से ही प्राप्त होते हैं। बौद्ध भिक्षुक के लबादे लीलन से ही बनाए जाते थे तथा इसे पवित्र रेशा माना जाता था। कहने का मतलब है कि भारत में भी बहुत प्राचीन समय से लीलन का उपयोग किया जा रहा है, और चूंकि ये पवित्र रेशा है इसलिए जो बौद्ध लोग थे वो उनके कपड़े जो है, लबादे जो है वो लीलन के ही बनते थे। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम समझते हैं कि इसे मिस्र में क्या कहते हैं पवित्र रेशा। ये हम समझ चुके हैं कि मिस्र में लीलन को पवित्र रेशा माना जाता है। मिस्र में मम्मी, खासकर रजाओं की मम्मी को लीलन के कपड़े में लपेट कर रखा जाता था, क्योंकि लीलन काफ़ी महंगा कपड़ा था, बस रेशा होता है ना, तो इसके वजह से जो मम्मीज़ होती हैं, जो मुर्दे वहाँ पे रखे स्टोर करके रखने की प्रथा होती थी, तो उसको मम्मीज़ में ही मिस्र में इन जो आपके लीलन में ही लपेट के अच्छी तरह से रखा जाता था, ठीक है। खासकर राजा महाराजा के जो संपन्न लोग के घरों के व्यक्ति थे, इसमें लीलन के कपड़े में लपेट कर रखा जाता था। यह महंगा रेशा है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यह महंगा रेशा है, और इसे ऐश्वर्य का प्रतीक, वैभव का प्रतीक माना जाता है, और श्रम साध्य रेशा भी कहते हैं, ठीक है। इसको विभिन्न नामों से जानते हैं, उस नाम में एक और नाम है श्रम साध्य रेशा, क्योंकि लीलन को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। मेहनत लगने का कारण इसको क्या कहते हैं, इसको श्रम साध्य रेशा कहते हैं, क्या ना, लीलन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए इसको ऐश्वर्य का प्रतीक कहते हैं रेशा, वैभव का प्रतीक कहते हैं, श्रम साध्य रेशा भी कहते हैं। समझ में आएगा। पवित्र रेशा के नाम से जान रहे हैं, तो अलग अलग नाम है। और जो एग्जाम्स होते हैं उसके, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है कि ऐश्वर्य का प्रतीक किस रेखा को कहा जा सकता है, या समश्राद्ध रेशा कौन है, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 3-4 ऑप्शन उसमें पूछा जाएगा, पवित्र रेशा कौन सा है। तो आपको सभी पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स इसमें आपके जो स्लाइड्स में है, आपको सबको ध्यान देना है, ठीक है, सबको आपको ध्यान देना है। और सभी इंपॉर्टेंट जितना भी स्लाइड्स में मैं बनाती हूँ वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उस टॉपिक की वही होती हैं, आलतू फालतू उसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो लीलन में के जो पौधे होते हैं उसमें 2 तरह के फूल होते हैं, ठीक है। लीलन के पौधे में 2 तरह के फूल निकलते हैं, कैसे, तो एक होता है नीला और एक सफ़ेद, ठीक है। जो नीला पौधा होता है, जो भी नीले फूल होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं,
वनस्पत सफ़ेद के। ठीक है, जिन पौधों में नीले फूल होते हैं उसमें उत्तम श्रेणी का रेशा प्राप्त किया जाता है। समझ में आई बात? जी, जो हमने कहा कि लीलन के पौधे दो तरह के फूल निकलते हैं, इनकी इनकी दो क्वालिटी होती है। एक में कैसा फूल निकलता है, एक में नीला निकलता है, दूसरे में सफ़ेद निकलता है। और जिस पौधे में नीला फूल निकलता है उसको हम बेस्ट क्वालिटी का उससे हम रेशा प्राप्त करते हैं, तथा जिन पौधों में सफ़ेद फूल निकलते हैं उससे मोटे और निम्न श्रेणी के रेशा प्राप्त होते हैं, यानी कि उसकी क्वालिटी आपके नीले वाले फूल वाले जो पौधे उससे खराब होती है। ठीक है, जो नीले फूल के पौधे होते हैं, जो जो पौधे नीले फूल के होते हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का रेशा प्राप्त किया जाता है और महंगे रेशे होते हैं। और जो सफ़ेद फूल के पौधे होते हैं उससे निम्न श्रेणी का रेशा प्राप्त किया जाता है और वो मोटे भी होते हैं। समझ में आई बात? अब हम कल्टीवेशन की बात कर लेते हैं कि लीलन की जो प्रोसेस होता है धागा बनने का, तो सबसे पहले क्या होगा, कल्टीवेशन करेगा, बुआई करेंगे तभी तो पौधा प्राप्त होगा। तो लीलन की बुआई कब करते हैं? तो लीलन के पौधे की बुआई हम कब करते हैं? अप्रैल से मई में होती है। अप्रैल से मई में लीलन की बुआई होती है। और काटते कब है? तो अगस्त में काटते हैं। ठीक है, अगस्त में काटने का बेस्ट समय होता है। लगभग 3 माह का समय में पौधा पूरी लंबाई प्राप्त कर लेता है। 3 माह, या इसको ये भी कह सकते हैं कि 100 डेज। ठीक है, कहीं कहीं 100 डेज भी दिया होता है कि 100 दिन में क्या होता है, लीलन का जो पौधा होता है वो कटाई के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लीलन की बुआई हम कब कर रहे हैं? तो अप्रैल से मई में कर रहे हैं, अप्रैल से मई में। और हम कब काट रहे हैं? तो अगस्त में फसल को क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। और पौधे की जगह अगर हम बोलें कि पौधा पूरा डेवलप कितने समय में लग जाता है, तो 3 माह। 3 माह में यह पौधा पूरी तरह से लंबाई अपना प्राप्त कर लेता है। और कहीं कहीं 100 डेज भी, यानी कि 100 दिन भी लिखा रहता है। तो 3 माह रहे या 100 दिन रहे, आप उसको टिक करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि लीलन की खेती के लिए मिट्टी कैसी चाहिए और वैसा क्लाइमेट कैसा चाहिए। तो इसकी खेती के लिए मिट्टी चाहिए होती है, भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। कैसी मिट्टी चाहिए होती है? भुरभुरी मिट्टी चाहिए होती है। स्वच्छ एवं साफ पानी तथा समशीतोष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जो इसके हम इस पानी डालेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, तो उसमें हार्वेस्टिंग में कैसा पानी चाहिए होता है? तो साफ पानी चाहिए, गंदा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, जो आपकी डस्ट पार्टिकल वाले पानी नहीं। लीलन में साफ पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, निर्मल पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी कैसी होती है? तो भुरभुरी मिट्टी होती है। और पानी कैसा चाहिए? तो स्वच्छ और साफ पानी। और जलवायु कैसी होगी? तो समशीतोष्ण एवं नम जलवायु। ठीक है, समशीतोष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता लीलन के लिए होती है। लीलन के लिए मिट्टी हमें भुरभुरी चाहिए, पानी स्वच्छ चाहिए, यानी कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। और जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो समशीतोष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अब लीलन की हम लंबाई की बात कर लेते हैं। तो ये लीलन की लंबाई में लगभग 40 इंच होती है। लीलन की लंबाई लगभग 40 इंच होती है। यह प्राकृतिक में वानस्पतिक जगत का, एक्चुअली यहाँ पे जगह लिखा हुआ है, ये जगह नहीं है, ये जगत है। ठीक है, जगत, वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। समझ में आई बात? यह वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में, कि रेशम को क्या कहते हैं हम? स्टेपल, हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं, क्योंकि वो अपवाद है। ठीक है, प्रकृति की जगह का। लेकिन अगर ये बात करें कि हम, क्योंकि वो आपका जो रेशम है वो जांतों से प्राप्त होता है ना, जांतों से। लेकिन अगर वनस्पति की बात करें, आप एक बार समझ लीजिए, जो रेशम का हम जो रेशा होता है वो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होता है। लेकिन प्राकृतिक जगत का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो किस में करते हैं? हम करते हैं ना वानस्पतिक स्रोत, हम उसके बाद हम प्राणीजीय स्रोत और हम खनिज कहते हैं, है ना। तो वो जो रेशम आपका है प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला है, लेकिन किससे प्राप्त होता है? तो वो प्राणीय स्रोत है, यानी कि आपके प्राणीजीव से, मतलब कीड़े मकोड़े, उससे प्राप्त होता है। लेकिन जो आपका अगर उस प्राणीजीय स्रोत की बात करें तो आपका रेशम आ जाएगा। लेकिन जब अगर हम वानस्पतिक स्रोत की बात करते हैं कि वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन है, तो आपका लीलन आता है। ठीक है, तब आपका लीलन का नाम होता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आप देख लेते हैं, अब हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हमने देखा कि बुआई कैसे हो रही है और कैसी जलवायु चाहिए होती है, तो समशीतोष्ण जलवायु और नम जलवायु चाहिए होती है ना, उसकी बुआई के लिए। और पानी कैसा चाहिए होता है? पानी स्वच्छ चाहिए होता है। समझ में आई बात?
और मिट्टी कैसी होती है, तो मिट्टी भुरभुरी होती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो आपका हार्वेस्टिंग है तो उसकी कटाई कैसे होगी। पौधा तो तैयार हो गया, 3 महीने या हम कहें 100 दिन में पौधा तैयार हो गया। उसकी लंबाई कितनी होती है पौधे की, तो पौधे की लंबाई कितनी होती है, तो 40 इंच होती है ना, 40 इंच होती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि जो फ्लेक्स का पौधा होता है उसे काटा नहीं जाता है, तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम जड़ के साथ ही उखाड़ लेते हैं। ठीक है, जड़ के साथ उखाड़ लिया जाता है। और इसकी उद्देश्य जो खेती है, तो मतलब उसके दो पर्पस होते हैं खेती के। एक क्या होता है, तो बीज प्राप्त करते हैं, और दूसरा हम रेशा प्राप्त करते हैं। अब बीज से भी क्या होता है, तो बीज से भी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखते हैं हम लोग क्या बनता है बीज से। इसके बीज का प्रयोग वार्निश, लिसेंट तेल और लिनोनियम तथा पेंट बनाने में की जाती है। समझ में आई बात। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लीलन का जो खेती होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको दो उद्देश्य से करते हैं, हम तैयार करते हैं। एक तो बीज प्राप्ति के लिए करते हैं, दूसरा हम रेशा प्राप्ति के लिए करते हैं। बीज से क्या होता है, रेशा से तो कपड़ा बनेगा, है ना, रेशा से कपड़ा बनेगा। लेकिन बीज से क्या होगा, तो बीज का प्रयोग हम करते हैं वार्निश के लिए और लिसिंड तेल प्राप्त करने के लिए, लिलोनियम तथा पेंट बनाने के लिए किया जाता है। समझ में आई बात। इसीलिए इसका उद्देश्य दो मोटिव होता है, एक तो रेशा प्राप्त करना, दूसरा इसका बीज प्राप्त करना। और बीज का हम अलग तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, व्यापारिक तरीके से वार्निश बनाते हैं, तेल ऑयल बनाते हैं, लिलोनियम बनाते हैं, और पेंट बनाने के उपयोग में किया जाता है। ओके, अब देखिए, जब लीलन का बुआई होगी, अब उसकी कटाई होगी। अब कटाई होने के बाद क्या होगा, तो लीलन को सुखाया जाएगा। लीलन के पौधे को नेक्स्ट जो स्टेप होता है, उसके बाद क्या होगा, लीलन के पौधे को सुखाया जाएगा। तो पौधे की कटाई के बाद बंडलों को बांधकर उन्हें सूखने के लिए वहीं खेत में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, खेत में छोड़ दिया जाता है। और सूखने के बाद फिर क्या किया जाता है, इन्हें कंघी के आकार के जो उपकरण होता है उससे खींच खींच कर निकाला जाता है, जिससे पत्ते और बीज झड़ जाते हैं और अलग हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, लीलन को क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, डाई किया जाता है। तो क्या होता है कि पहले पौधे को उखाड़ लिया गया। ठीक है, पौधे को जब पौधे तैयार हो गए तो पौधे को क्या किया गया, उखाड़ लिया गया जड़ के साथ, और फिर उसको क्या किया जाता है, खेत में ही छोड़ दिया जाता है। फैला फैला के खेतों में छोड़ दिया जाता है, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो उड़ जाए। और सूखने के बाद क्या किया जाता है, तो एक कंघी के जैसे का उपकरण होता है, उसी में से सभी रेशों को खींच के निकाला जाता है। जिससे क्या होता है, जो तने होते हैं उससे पत्ती वगैरह जो झड़ जाती है, पत्ती और जो बीज होता है वो झड़ के अलग हो जाते हैं, और हमें तना जो अच्छा स्वच्छ तना प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी उसको कहते हैं रेटिंग। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। जब लीलन की रेशों को सुखा लिया गया, कटाई के बाद उसको सुखाया गया, सुखाने के बाद उसके क्या निकल गया, पत्ती निकल गए हैं, उससे बीज निकल गए हैं। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ डंठल है ना, इस हमारे पास क्या है, सिर्फ तना है। तो तने को क्या किया जाएगा, फिर आगे प्रोसेस होती है, रेटिंग कहते हैं उसको। रेटिंग का मतलब होता है गलाना। तो लीलन की रेशों को गलाने के लिए बंडलों में बांध कर और क्या किया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। ठीक है, रेटिंग 4 प्रकार से की जाती है। पहले तो क्या होता है, पानी में डाल दिया जाता है, और फूलने पर फिर क्या होगा, पानी में डाल के और उसको किसी न किसी वस्तु, ईंट वगैरह से दबा दिया जाता है, ताकि वो बह ना जाए और ऊपर शिफ्ट ना हो जाए, वो डीप पानी में डीपली डूबा रहे। तो लीलन के रेशों को गलाने के लिए बंडलों में बांध दिया जाता है और तब पानी में डाला जाता है। पानी में फूलने पर तने की ऊपरी छाल गलकर निकल जाती है तथा रेशे अलग हो जाते हैं। गलाने की प्रक्रिया 4 विधि से की जाती है। पहला है औंस द्वारा गलाना, जल द्वारा गलाना, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना और रसायन द्वारा गलाना। देखिए, ओस द्वारा गलाने के लिए क्या कहता है, रेशम जो लीलन के ये आपके डंठल हैं, जो स्टीम हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, हमने पहले सुखाने के क्रम में उसकी कंघी जैसे आकार से क्या किया था, उसके पत्ते को और बीज को निकाल लिया था। अब हमारे पास सिर्फ स्टीम बच गया है, तो उस स्टीम को क्या कहता है, ओस द्वारा गलाने की विधि में उस स्टीम को बांध कर और ओस में मतलब कि ड्यू में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उस स्टीम बंडल बना लिया जाता है ओस द्वारा गलाने में, और बंडल बना के क्या किया जाता है, उसको ओस में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ओस में छोड़ने के बाद क्या किया जाएगा, तो इस तरह से ये ओस द्वारा क्या हो गया, ओस द्वारा गलाया जाता है। और ओस द्वारा गलाने की विधि में लगभग कितने समय लगते हैं, तो 7 से 10 दिन का समय लगता है। 7 से 10 दिन के लिए ओस में इसको जो स्टीम्स है उसको छोड़ दिया जाता है। और रात में उसमें क्या होता है, रात में नमी और दिन में क्या होता है, सूर्य की रोशनी लगती है। ठीक है, तब क्या होता है, गर्मी के कारण खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है, उस पर फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे ऊपरी छाल क्या होती है, मुलायम हो जाती है, और ओस से गलाने में पौधे को बार बार उलटते पलटते रहना पड़ता है। ठीक है,
जो हमने कहा कि जो गलाने की प्रक्रिया होती है, रेटिंग की प्रक्रिया होती है, तो वो 4 प्रकार से की जाती है। पहले को हमने कहा कि ओस द्वारा, तो ओस द्वारा कैसे गलाएँगे, कैसे रेटिंग करेंगे? तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको बंडल में बाँध के और उसको क्या किया जाता है, ओस में छोड़ दिया जाता है, यानी कि बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा, ओस उस पड़ेगा, ड्यू पड़ेगा उसके ऊपर। और तो रात में क्या हो रहा है, ओस पड़ रहा है, और दिन में क्या हो रहा है, दिन में गर्मी हो रही। तो दोनों के मिलने से क्या होगा, उसमें फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, खमीरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रेशो ये जो आपके बंडल हैं, डंठल है, ठीक है, स्टीम है, तब उससे क्या होगा, खमीरीकरण की प्रक्रिया से आप कोई भी चीज़ खमीरीकरण करते हैं, मान लो इडली बना रहे हैं, तो आप फर्मेंट करते हैं तो क्या होता है, जो बेटर होता है आपका इडली का, वो कितना सॉफ्ट हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। तो उसी तरह वो यहाँ पे भी फर्मेंटेशन की क्रिया होने लगती है, क्योंकि उसमें रात में ओस, सुबह सुबह ओस गिर रहा है और दिन में क्या हो रही है, काफ़ी गर्मी हो रही है, तब उस डंठल में खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है। इसकी वजह से रेशे क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। और एक और ध्यान रखना पड़ता है कि ओस में गलाने के लिए रेशो को बार-बार, मतलब कि कुछ-कुछ समय के बाद, 1-2 घंटे के बाद क्या होता है, उलटना-पलटना पड़ता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जल द्वारा गलाना। जल द्वारा कैसे गलाएँगे? तो जल द्वारा गलाने के लिए तने को 2 सप्ताह तक ताज़ा और ठंडे पानी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है? और क्या किया जाता है, उसको डुबो कर रखा जाता है। उसको डुबो कर रखने के लिए क्या किया जाएगा कि उस जो आपके डंठल हैं, उसको पानी में डाल के, जो बहता हुआ पानी होता है उसमें डाल के, या नदी में, बात समझ लीजिए कि नदी में डाल के और उसके ऊपर ईंट वगैरह रख दी जाती है, ताकि कोई भारी वस्तु दी जाती है, ताकि वो आपकी स्टीम है, आपका जो तना है, वो उस पर डूबा रहे पानी में। और तब क्या होता है, पानी में डालने के कारण उसपे क्या होता है, उसपे फिर खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है ना? जिससे क्या होता है, कीड़े और उसमें जो पानी में खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है ना, तो जो रेशे, जो आपके तने पे कीड़े वगैरह जो होते हैं, तो और कीड़े क्या करते हैं, पेक्टिन को खा जाते हैं। जो तने में पेक्टिन होता है, गोंद होता है, उसको क्या करते हैं, कीड़े खा जाते हैं, तथा तब हमें रेशा सुंदर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट विधि है आपका कि आपका यांत्रिक विधि द्वारा गलाना। यांत्रिक विधि द्वारा गलाने के लिए क्या, लकड़ी के एक बर्तन लिया जाता है, ठीक है? उसमें गर्म पानी डाला जाता है और जिसका तापमान 70 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है? इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को पावनेल कहते हैं, पावलेन क्रिया कहते हैं, ठीक है? जब यांत्रिक विधि द्वारा रेशों में को रेटिंग की जाती है, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 70 से 90 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। बर्तन कैसा यूज़ करते हैं, तो बर्तन लकड़ी का बर्तन यूज़ करते हैं। लकड़ी के बर्तन में गर्म पानी डालकर, जिसका तापमान 70 से 90 डिग्री सेल्सियस होता है, और क्या किया जाता है, तब उसकी रेटिंग की जाती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, पैवनॉल्स प्रोसेस कहते हैं। पैवनॉल की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है? इसको जो मैंने अभी आपको बताया, ओस द्वारा गलाना, जल द्वारा गलाना, यांत्रिक विधि द्वारा गलाना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में स्लाइड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए कि यांत्रिक द्वारा गलाए जाने की विधि को क्या कहते हैं, तो पावनेल विधि कहते हैं। पावनेल की क्रिया कहा जाता है। समझ में आई बात? और टेम्परेचर कितना होगा, तापमान, और बर्तन कैसा यूज होगा यांत्रिक विधि में, तो लकड़ी का बर्तन यूज किया जाएगा, जिसमें पानी भरा रहेगा, और टेम्परेचर उसका कितना रहेगा, 70 से 90 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रहेगा। समझ में आई बात? ओके। नेक्स्ट है आपका रसायन द्वारा गलाना। रसायन द्वारा कैसे गलाएंगे, तो रसायनों के द्वारा गलाने के लिए पानी तथा ताप को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि दोनों का कंट्रोल किया जाता है, और जिससे तने आसानी से गल सके। इस क्रिया में कम समय लगता है, परंतु रासायनिक रेशों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रासायनिक क्रिया का हानिकारक प्रभाव थोड़ा सा रेशों पर पड़ता है। गलाने के लिए क्या यूज करते हैं रेशों को, तो सोडा, एस, एक्जेलिक अम्ल, कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? इसको जब रासायनिक विधि द्वारा गलाते हैं, तो कौन कौन से एसिड यूज करते हैं, तो पहले तो सोडा का नाम ले लीजिए, फिर एक्जेलिक अम्ल का नाम ले लीजिए, एक्जेलिक अम्ल के बाद कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। तो इन विधि द्वारा आपको रासायनिक विधि द्वारा गलाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो रेटिंग की प्रोसेस होती है, वो 4 प्रकार से की जाती है, ओस द्वारा, जल द्वारा, यांत्रिक विधि द्वारा और रसायन द्वारा, ठीक है? उसके बाद वो आपकी रेटिंग होने के बाद क्या होगा, आपकी
ब्रेकिंग होगी, यानी कि उसको तोड़ा जाएगा। जब आपका खमीरीकरण की प्रक्रिया हो गई, आपको पानी में जब हम रेटिंग कर रहे हैं जल द्वारा, तो क्या हो रहा है, कीड़े क्या होते हैं, पेक्टिन वगैरह खा जाते हैं, है ना, तो हमें स्वच्छ रेशा मिल जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रेकिंग करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे। तो लीलन के बंडलों को पानी से निकाल कर पहले सुखा लिया जाता है, ठीक है। जब पानी द्वारा उसकी रेटिंग करते हैं तो पानी से निकाल कर क्या किया जाता है, सुखा लिया जाता है। उसके बाद लोहे के रोलर से दबाकर उन्हें तोड़ा जाता है, और जिससे क्या होता है, तोड़ने से क्या 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 होता है, देखिए पानी से निकालने के बाद सुखा लिया गया, सूख गई रेसे, तो लोहे के रोलर से दबाकर उन्हें तोड़ा जाता है, जिससे लकड़ी के टुकड़े और अशुद्धियाँ, जो भी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसको फिर पीट के साफ किया जाएगा। शेष जब लकड़ी के लोहे के रोलर द्वारा दबा दबा कर उसको अशुद्धियाँ निकाली गई उसकी, तो अगर कुछ भी और भी अशुद्धियाँ उसमें रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो उसको क्या किया जाएगा, फिर उसको पीट पीट कर अलग किया कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंघी करना, यानी कि कॉम्बिंग। बड़े बड़े दांत वाले रेसे से सभी, मतलब बड़े बड़े दांत वाले जो एक उपकरण होता है, जो कंघी जैसा उपकरण होता है, उसमें रेसों को खींच खींच कर निकाला जाता है, जिससे कि बड़े बड़े एक जैसे रेसे एक जैसे अलग हो जाते हैं, और छोटे रेसे अलग हो जाते हैं, यानी कि उसकी गुणवत्ता के आधार पर रेसे अलग हो जाते हैं। कंघी करने से रेसे तो सीधे भी हो गए, जो उलझे हुए रेसे होते हैं वो क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं, उसको एक जैसा बराबर कर लिया जाता है, और उनके बीच जो छोटे छोटे रेसे होते हैं वो अलग हो जाते हैं। हमें बड़ा रेसा अलग प्राप्त हो जाता है और छोटा रेसा अलग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है सीधा और साफ करना, इसको हैकिंग कहते हैं, ठीक है। कंघी करने के बाद रेसों को सीधा कर लिया जाता है, और रेसे सीधे और साफ हो जाते हैं, तो उसमें शेष रह गया सूदियाँ भी निकल जाती हैं। जब रेसे उलझे हुए रहेंगे तो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल है वो फंसा रह सकता है, लेकिन जब रेसे सीधे हो जाते हैं, ठीक, उनको कंघी कर ली जाती है, कॉम्बिंग कर ली जाती है, उसके बाद क्या होता है, जो भी उसमें अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होता है, अलग हो जाता है, और लंबे और छोटे रेशे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट होगी कताई। अब रेसे हमारे पास मिल गए, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, कताई करेंगे। तो लीलन के रेसे को स्पेडर नामक मशीन द्वारा एक एक दूसरे के ऊपर थोड़ा चढ़ाकर रखा जाता है, तथा रोलर द्वारा इन्हें घुमा देकर पुन्नी बनाई जाती है। पुन्नी बनाई जाएगी, उसके बाद उससे क्या हो जाएगा, खींच खींच के धागा खिंचाई होगी, फिर धागा बनेगा, है ना। तो जिस मशीन द्वारा इसकी कताई की जाती है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्रेडर, है ना, स्प्रेडर नाम है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेंगे कि लेलिन के रेशे को किस मशीन द्वारा कताई की जाती है, तो स्प्रेडर द्वारा, ठीक है। और फिर पुनिया बना ली जाती है, ठीक है। उसके बाद कताई के लिए कैसा वातावरण चाहिए, तो लीलन की कताई के लिए नम्र वातावरण चाहिए। गर्म वातावरण जब होगा तो नहीं हो पाएगा इसकी कताई, रेशे इसके क्या होंगे, छटक छटक के अलग हो जाएंगे। तो इसकी जो कताई के लिए नम्र वातावरण का होना अनिवार्य है। कैसा होना चाहिए टेम्परेचर, तो 120 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 120 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होना चाहिए। गर्म वातावरण में रेसे क्या होते हैं, चटक कर टूट जाते हैं, और इनमें क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रत्यस्थता तथा लचक का अभाव रहता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का अभाव रहता है, इसमें लचक का अभाव रहता है। इसके बाद रेसे को क्या की जाती है, बटाई की जाती है। जब रेसे की पुन्नी बनाई ली गई, उसके बाद क्या होगा, बटाई की जाएगी, जिससे रेसे हमें धागा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब धागा प्राप्त हो गया तो नेक्स्ट प्रक्रिया होगी बुनाई होगी। धागे पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है बुनाई करने से पहले, ठीक है। और उस लेप लगाने से क्या होता है, धागे उनके छटकते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं। और लीलन के रेशे की बुनाई भी किससे की जाती है, तो जैकेट बुनाई की विधि होती है। इसे साधारण या जैकेट बुनाई की विधि से वस्त्र तैयार की जाती हैं। लीलन के रेशे पर टूल बुनाई, पाइल बुनाई और रोवेदार बुनाई करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसको साधारण बुनाई से बुना जाता है, या फिर जैकेट बुनाई से इसको वस्त्र तैयार कर सकते हैं। बुनाई का एक अलग चैप्टर है, हम जब बुनाई पढ़ेंगे तो सारा डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्यूल बुनाई क्या होती है, पाइल बुनाई क्या होती है, जैकेट बुनाई क्या है, ठीक है। साधारण बुनाई किस प्रकार से करते हैं, यानी कि बहुत प्रकार की बुनाई होती है, 10-12 प्रकार की बुनाई होती है, उसको हम आगे बुनाई के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम देख रहे बुनाई हो गया, फिर परिसज्जा होगी, वस्त्र की बुनाई हो गई, तो बस वस्त्रों पे क्या किया जाएगा, फिनिशिंग किया जाएगा। लीलन पे अनेक प्रकार की परिसज्जा की जाती है ताकि इसके गुणों को बढ़ाया जा सके। परिसज्जा करने से जो आपकी जो फैब्रिक होती है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इन्हेंस हो जाती है, अच्छी दिखती है। तो लीलन पे भी परिसज्जा की जा सकती है। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, जूट पर परिसज्जा नहीं की जा सकती है, क्योंकि उस पर एसिड और बेस का क्या पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। लेकिन लीलन के साथ ऐसा नहीं है, लीलन पर परिसज्जा की जा सकती है। इसको ब्लीच करने के लिए घास पर फैलाकर तथा रासायनिक विधि द्वारा ब्लीच की जाती है। रासायनिक विधि से ब्लीच करने पर रेसे क्या होते हैं, थोड़े कमजोर पड़ते हैं। किसी भी रसायन का यूज करिएगा तो रेसे थोड़ा से कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या थी,
उसके बाद आपकी रंगाई है। तो लीलन की रेशों को रंगना संभव नहीं होता है क्योंकि इसका रेशा कड़ा और अभेद होता है। मतलब कि इसमें ये बहुत ही मजबूत रेशा होता है, ठीक है। इस तो मजबूत रेशा होगा और इसकी जो बनावट होता है बहुत ज़्यादा बारीक होता है, जिसमें कि आपकी जो डाई है, जो कलर है, वो उसके पार्टिकल्स घुस नहीं पाते हैं। तो जब घुस नहीं पाते हैं रंग के पार्टिकल्स, तो क्या होगा, उस पर रंग आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इसलिए रंगीन जो लीलन होती है उसकी कार्य क्षमता कम होती है और कुछ समय के बाद अगर रंगा भी जाता है तो कुछ समय के बाद क्या होते हैं, उस वो कलर खराब होने लगता है, बहुत जल्दी इसका कलर खराब होने लग जाता है, ठीक है। और रंगाई के दौरान उसके उत्तक भी क्या होते हैं, टूट फूट जाते हैं। बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है रंगने के लिए, तो जो टिश्यूज़ होते हैं रेशे के, वो टूट फूट जाते हैं। नेक्स्ट छपाई, रंगाई के बाद रेशों पर छपाई की क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लीलन का जो आपका रेशा है उस पर कितनी सारी प्रोसेस की जा रही है, इतनी सारी प्रोसेस हो रही है, तब हमें क्या मिल रहा है, तब हमें रेशा प्राप्त हो रहा है। कौन कौन से प्रोसेस हमने देखा, तो पहले तो हमने देखा कि कल्टीवेशन हो रहा है। कल्टीवेशन का मतलब इसकी बुआई की जा रही है। फिर हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। सारे स्टेप्स आप ऐसे ही नोट डाउन करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में, आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें कभी कभी स्टेप्स में लगाने को मिल आ जाता है। आपके 10-12 जो इसमें स्टेप्स हैं आपके लीलन के रेशे तैयार करने के लिए, उसमें कोई भी 4-5 दे देगा, उसको कहेगा अरेंज करिए। तो सबसे पहले क्या होता है, बुआई होगी यानी कि कल्टीवेशन। दूसरा है हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। तीसरा है डाइंग यानी कि सुखाना। चौथा आपकी होती है रेटिंग करना, ठीक है। रेटिंग का मतलब गलाना। फिर ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना। फिर आपकी होती है टॉचिंग यानी कि पीट पीट कर अशुद्धियों को निकालना। उसके बाद कॉम्बिंग यानी कि कंघी करना। हेकिंग यानी कि सीधा करना। स्पिनिंग यानी कि कताई। वीविंग यानी कि बुनाई। फिनिशिंग यानी कि परिसज्जा। डाइंग यानी कि रंगाई। और पेंटिंग यानी कि छपाई। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, ये लीलन के लीलन के रेशे तैयार करने के ये सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्स देख लेते हैं, यानी कि लीलन की विशेषताएं क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषताओं में हम बात करेंगे संगठन का। ये किससे बना है, संगठन मतलब कंपोजिशन, ये किससे बना है। तो लीलन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पेक्टिन, ठीक है। इसमें होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पेक्टिन। देखिए लीलन का जो एक क्या है, हम जानते हैं कि लीलन वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला आपका एक रेशा है। तो वनस्पति जगत से प्राप्त होने के कारण इसमें क्या होगा, इसमें सेल्यूलोज की मात्रा होगी। तो सेल्यूलोज की मात्रा कितनी है, तो सेल्यूलोज की जो मात्रा है आपका 63 से 70% सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। और 25% क्या होता है, पेक्टिन पाया जाता है। 10 से 5% अशुद्धियाँ पाई जाती है। लीलन के रेशा में कितना होता है, सेल्यूलोज कितना होता है, 63 से 70% सेल्यूलोज, पेक्टिन 25%, और जो और एक्स्ट्रा जो बच गया, रेस्ट बच गया, तो वो अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो कितनी होगी, 10 से 5% के बीच में अशुद्धियाँ होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर लीलन कैसा दिखेगा। जब माइक्रोस्कोप के में लीलन को देखते हैं तो देखने पर उसका अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा कि वो रेशा कैसा दिखता है, तो बाल के समान लंबा और गोलाकार दिखाई देता है, ठीक है। लंबा और बाल के समान लंबा और कैसा दिखाएगा, अंदर से गोलाकार दिखता है, जो कि नीचे से चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते नुकीला हो जाता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखने पर रेशा लंबा बाल के समान दिखता है और जो कि गोलाकार होता है, और नीचे कैसा होगा, तो चौड़ा होगा, ऊपर नुकीला हो जाता है। रेशे में जगह जगह पर गांठ दिखाई देती है, और गांठ किसकी वजह से होता है, क्योंकि रेशा में पेक्टिन होती है ना, गोंद होती है, पेक्टिन नामक गोंद होता है, जिसकी वजह से वो जगह जगह चिपके रहते हैं, इसलिए उसकी वजह से गांठ दिखलाई देता है। लेकिन जब रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है, पानी में रेटिंग की प्रक्रिया की जाती है, तब क्या होता है, वो पानी की वजह से वो गोंद हट जाता है रेटिंग की प्रक्रिया से, और क्या कहते हैं, जो कीड़े वगैरह पानी में होते हैं, तो बैक्टीरिया होता है, तो उसको क्या करता है, गोंद को खा लेता है। समझ में आई बात। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लंबाई। जब लंबाई की बात कर लेते हैं, पहले हमने संगठन देखा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हम अब उसकी लंबाई देख रहे हैं, ठीक है। संगठन के बाद हम संगठन पहले हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर रेशे कैसे दिखते हैं। अगर हम लंबाई की बात कर लेते हैं, तो लंबाई में क्या होता है, यह लंबाई की दृष्टि से प्राकृतिक जगत का जो रेशम के बाद दूसरे नंबर पर आता है लीलन, ठीक है। लंबाई की दृष्टि से प्राकृतिक रेशों में रेशम के बाद दूसरे नंबर पर लीलन आता है। लेकिन हम लीलन की रेशम की बात कर लेते हैं, तो रेशम प्राकृतिक जगत का रेशा, तो अगर सिर्फ क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन है, तब तो आपका रेशम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि प्राकृतिक जगत में वानस्पतिक स्रोत का सबसे लंबा रेशा कौन है, तब आपका लीलन आता है। समझ में आई बात।
जब वानस्पतिक स्रोत का पूछेगा तब सबसे लंबा लीलन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ पूछा जाता है अगर प्राकृतिक जगत का, तब रेशम होता है। ठीक है, क्योंकि रेशम का रेशा रेशा भी हमें प्राकृतिक जगत से ही प्राप्त होता है। जब हम प्राकृतिक जगत का वर्गीकरण कर लेते हैं 3 भागों में, प्राणिज और वानस्पतिक और खनिज, तो आपका जो रेशम है किस में आता है? प्राणिज में आता है। ठीक है, लेकिन जब पूछते हैं कि हम वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा, तो लीलन को हम बोलेंगे। लीलन की लंबाई कितनी होती है? तो 10 से 20 इंच इसकी लंबाई होती है। लीलन के रेशे की लंबाई 10 से 20 इंच होती है। और लीलन के पेड़ की लंबाई कितनी होती है? तो लीलन के पेड़ की लंबाई 40 इंच होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट। तो मजबूती, अब मजबूती की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो लीलन का रेशा क्या होता है? गीली अवस्था में अधिक मजबूत होता है। कॉटन की विशेषता थी कि गीली अवस्था में क्या होता है? ये अधिक मजबूत होता है। लेकिन जब सिल्क में मजबूती में सिल्क के बाद दूसरे नंबर पर लीलन आता है। ठीक है, अगर मजबूती की बात करें तो सिल्क सबसे मजबूत रेशा है, लेकिन दूसरे नंबर पर लीलन का नाम आता है। लीलन में तनाव सामर्थ्य कम होती है और ये खींचने से अधिक फैलता नहीं है, समझ में आई बात, और सिर टूट जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गीली अवस्था में यह अधिक मजबूत होता है और सूखी अवस्था में इसकी मजबूती घट जाती है। अब चमक की बात कर रहे हैं तो लीलन में क्या होता है? लीलन श्वेत रंग का हल्की पीली रंगत लिए होता है। इस पर रंग चढ़ना मुश्किल होता है, यानी आसानी से रंग उतर भी जाता है। रंग चढ़ेगा ही नहीं, और चढ़ता है तो क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको अणु होते हैं, वो बहुत ही मजबूत होते हैं और उसके अंदर आसानी से रंग घुस ही नहीं पाता है। तो रंग घुस नहीं पाता है, तो अगर किसी भी तरह से इसको रंग चढ़ाया भी जाता है तो बहुत जल्दी रंग उतर जाता है। इसलिए रंग को पक्का करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? नमक और फिटकिरी और अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चमक की दृष्टि से लीलन रेशम के समान चमकीला होता है, अपनी चमक इसमें अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता की, इलेक्ट्रिसिटी और रेसिडेंसी की। लीलन में क्या होता है कि प्रतिस्थता एवं प्रतिस्कंदता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा था कि हमने जब बात करी थी क्लासिफिकेशन की, तो हमने कहा था कि जो आपका ऊन का रेशा है ना, ऊन के रेशे में क्या होता है? ऊन को जब हम खींचते हैं तो उसमें भरपूर क्या होता है? वो फैलाने पर फैल जाता है, और दबा के छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो अपनी पूर्व अवस्था को आसानी ईजिली क्या होता है? आ जाता है ना। क्या होता है? पूर्व अवस्था को ईजिली आ जाता है। लेकिन लीलन के साथ ऐसा नहीं, लीलन के रेशे में प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इसकी ताप और वैद्युत संवहन शक्ति। तो लीलन में जो हीट की और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो क्या होगा? ये लीलन के बस ताप के कुचालक होते हैं, और इसलिए क्या करते हैं? ताप के कुचालक होने के कारण शरीर में ठंडक प्रदान करते हैं, हमें अच्छा फील करवाते हैं, हमें ठंडक, इसीलिए इसको ठंडा रेशा भी कहा जाता है, ठंडक प्रदान करने वाला रेशा भी कहते हैं। इससे बने वस्त्र में विद्युत संवाहिता का अच्छा गुण होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं घर्षण का, यानी कि इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण में क्या होता है? लीलन के वस्त्र घर्षण विरोधी होते हैं, घर्षण रोधी होते हैं, यानी कि घर्षण का इस पर ज़्यादा कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। रगड़ के धोएंगे, पटक के धोएंगे तो कोई ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी रगड़ का इस पर ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं अवशोषकता और आर्द्रता ग्रहण की, यानी कि आर्द्रता मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करने की बात कर लेते हैं। तो लीलन क्या करता है? लीलन के कपड़े नमी ग्रहण करने की और नमी मुक्त करने की अद्भुतपूर्व गुण पाया जाता है। जिस प्रकार कॉटन में गुण होता है नमी को, मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करने की, ठीक है, और उसको मुक्त करने की, तो लीलन भी सेम वैसा ही क्वालिटी होता है। ये नमी को शीघ्रता से सोख लेता है और आसानी से मुक्त भी कर देता है। ठीक है, अब ब्लीच का प्रभाव देखेंगे, इफेक्ट ऑफ ब्लीच। तो ब्लीच का प्रभाव क्या होता है? तीव्र, शक्तिशाली और अधिक कठोर ब्लीच से लीलन के वस्त्र कमजोर पड़ जाते हैं। अगर हम ज़्यादा इसमें मतलब ब्लीच का जो सांद्र ब्लीच होती है उसका यूज़ करेंगे तो लीलन के वस्त्र कमज़ोर हो जाते हैं। इसके लिए हम अगर आपके डाइल्यूटेड ब्लीच का उपयोग करेंगे, डाइल्यूट ब्लीच का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? वो लीलन उसको बर्दाश्त कर सकता है। तो लीलन में क्या होता है? ब्लीच के तौर पर हम सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो घरेलू ब्लीच जिसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का हम लीलन को ब्लीच करने के लिए करते हैं। ताप का प्रभाव देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि सूखे ताप का इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। जलने पर कैसी गंध आएगी? कागज जैसी गंध आएगी। हम कपास में भी, कपास और लीलन आप थोड़े थोड़े उनमें क्या होते हैं, उनके जो कंपोजिशन होते हैं वो मिलता जुलता रहता है। इसीलिए कपास को भी जलाने पर कैसी गंध आती है? कागज जैसी गंध आ रही थी, तो लीलन में भी वैसे ही गंध आती है।
ठीक है। प्रकाश और सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो धूप और सूर्य के प्रभाव पर इसको कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अम्ल और क्षार के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड और एल्कली, मतलब कि इस पर अम्ल का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, पसीने पर भी इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, परंतु क्षार में अप्रभावित रहता है। अम्ल से क्या हो रहा है, एसिड से ये रेशे खराब हो जा रहे हैं, लेकिन क्षार का जो होता है अल्कलाई का, इस पर अप्रभावित रहता है, यानी अल्कलाई का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अम्ल का प्रयोग आवश्यक हो जाए तो कैसे अम्ल का यूज करेंगे, यानी कि डाइल्यूटेड अम्ल का यूज करेंगे। जो डाइल्यूटेड, जो आपके मतलब उसमें पानी मिला के उसको डाइल्यूट कर लिया जाता है, उसके गाढ़ा जो सांद्रता होती है उसको कम कर लिया जाता है, ठीक है, तब हम एसिड का यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात। और एसिड के उस यूज करने के बाद, यानी कि डाइल्यूटेड फॉर्म में भी यूज करने के बाद बार बार धो के उस एसिड को निकाल लेना होता है। कीड़े और फुफुंदी का इस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन सीलन युक्त स्थान में रखने पर इसमें कीड़े लग जाते हैं। ठीक है, फुफुंदी लग जाते हैं। कीड़े और फुफुंदी और कीड़े के प्रभाव में नमी तथा सीलन युक्त स्थान में रखने पर इसमें फुफुंदी लग जाते हैं। लीलन के वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, कीड़े नहीं लगते, लेकिन नमी में रखेंगे, मॉइस्चर वाले स्थान में रखेंगे, अंधेरे वाले स्थान में रखेंगे तो सीलन यहाँ पे लग जाती है, ये फुफुंदी लग जाती है। अब हम इसके घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व की बात करते हैं, तो इसका घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व कपास के समान ही होता है। कपास में भी 1.52 होता है और लीलन में भी 1.52 उसका गुरुत्व और विशिष्ट घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व होता है। तो इस प्रकार जो हमने देखा कि लेलिन का हमने समझा कि स्टेप्स, यानी कि लेलिन के जो रेशे बनाने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किस स्टेप को फॉलो करके, चरण को फॉलो करके हमें एक रेशा, पौधे से एक रेशा प्राप्त होता है। और वस्त्र तक हमने देखा कि पौधे की बुआई से लेकर वस्त्र निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है लीलन की। उसके बाद हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखा कि लीलन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उस पर सूर्य के प्रकाश का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ब्लीच का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ताप का कैसा प्रभाव पड़ेगा, जलने पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके केमिकल जो कंपोजिशन होती है, रासायनिक संगठन क्या होता है ना। तो इस प्रकार आपके जो लीलन का चैप्टर हुआ वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऊल के बारे में, जो अगला जो क्लास होगा वो ऊन के बारे में होगा। ऊन की सारी हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या होती है, उसके चरण क्या होते हैं। ठीक है, ऊन, क्योंकि एक आपका ऊन जो है वो क्या है, जानतो जगह से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा और विशेष बातें होती है कि जो आपके ऊन के स्ट्रक्चर होते हैं, वो ऊन क्या है, प्रोटीन रेशा है। और इसी पर ये हम जो पढ़ रहे हैं तो क्या था, ये सेलुलोजिक रेशा था, है ना, क्योंकि वनस्पति जगत से प्राप्त हो रहा था। तो जो प्राकृतिक जगत में जो भी रेशे वनस्पति जगत से प्राप्त होंगे वो सेलुलोजिक रेशा होते हैं, लेकिन जो जंतु से प्राप्त होते हैं वो प्रोटीन रेशा होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उनके बारे में डिस्कस होगा, जो कि एक प्रोटीन रेशा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।